नमस्कार। खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुक करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी राज्य के विकास के लिए संकल्पबद्ध तरीके से काम कर रहे हैं और इसी का परिणाम उन्हें लोकसभा में मिला, जहां जनता ने 5 लोकसभा सीट पर बीजेपी को जीत दिलाई। बीते दिनों मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर थे, जहां वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कई केंद्रीय मंत्रियों से उत्तराखंड के विकास योजनाओं के लिए मिले, जिस पर कांग्रेस के उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने तंज कसते हुए कहा कि मुख्यमंत्री का दिल्ली दौरा सही है, लेकिन आज तक दिल्ली दौरे से लौटने के बाद मुख्यमंत्री ने सिर्फ बयानबाजी की है, धरातल पर कोई भी काम नहीं दिखा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य में बारिश से आपदाओं का डर रहता है, लेकिन इसको लेकर अभी तक कोई भी अल्टरनेट व्यवस्था नहीं की गई है। तो वहीं दूसरी बात, ना तो बिजली और ना ही पानी की कोई समुचित व्यवस्था अभी तक हो पाई है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि छात्रों के भविष्य के साथ लगातार खिलवाड़ किया जा रहा है। इस प्रकार मुख्यमंत्री का दिल्ली दौरा सिर्फ उनके भ्रमण का एक कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिल्ली दौरे को लेकर कांग्रेस लगातार बीजेपी पर हमलावर है। कांग्रेस का कहना है कि मुख्यमंत्री का दिल्ली दौरा केवल एक भ्रमण कार्यक्रम है, क्योंकि उन्होंने उत्तराखंड की जनता के लिए कोई भी विकास कार्य नहीं किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिल्ली दौरे को लेकर कांग्रेस लगातार बीजेपी पर हमलावर है। बीजेपी का कहना है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली दौरा केवल एक भ्रमण का कार्यक्रम है, क्योंकि मुख्यमंत्री की ओर से कोई भी एक्शन देश की जनता के लिए नहीं लिया गया। उत्तराखंड में सियासी वार पलटवार का दौर लगातार जारी है। कांग्रेस बीजेपी एक दूसरे पर हमलावर है। कांग्रेस का कहना है कि मुख्यमंत्री का दिल्ली दौरा केवल एक भ्रमण कार्यक्रम है, उन्हें प्रदेश की जनता से कोई मतलब नहीं है। देश में 3 नए कानून लागू हो गए हैं, जिसको लेकर कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट ने कहा कि अच्छी बात है कि आज से 3 नए कानून अपना स्वरूप ले रहे हैं। हमारा संविधान आम आदमी के अधिकारों की रक्षा करने में बिल्कुल सक्षम है। अब नए कानून लाए गए हैं, इससे क्या कुछ बदलाव होता है, ये देखने वाली बात होगी। देखिए, आज से भारतीय न्याय संहिता में जो है कई नए कानून जो है अपना स्वरूप ले रहे हैं, आज से लागू हो रहे हैं। अच्छी बात है, जो अगर जरूरत के हिसाब से समय पे संविधान में बदलाव होता है। लेकिन आप देखिए कि देश का संविधान बहुत मजबूत संविधान है और इसका उदाहरण पूरी दुनिया में दिया जाता है। और हमारा संविधान आम आदमी के अधिकारों की रक्षा करने में पहले से ही सक्षम है। तमाम जो है दंड संहिता उसमें है, जिसमें किसी भी तरीके का क्राइम है उसके लिए पहले से प्रावधान है। अब नए कानून लाए गए हैं, इनका क्या असर रहेगा ये तो आने वाला समय बताएगा। मंगलौर उपचुनाव के चलते लिभरे रेहड़ी में एक जनसभा के दौरान कांग्रेस नेता काजी निजामुद्दीन ने कहा कि बीजेपी दलितों और पिछड़ों को हमेशा से दमन करती आई है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इस वक्त बीजेपी उनको हराने के तरह तरह के हथकंडे अपना रही है। प्रशासन की तरफ से भी उन्हें प्रताड़ित किए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं, जिसका जवाब मंगलौर विधानसभा की जनता 10 जुलाई को देने का काम करेगी और वो उनके ये मंसूबे कभी कामयाब नहीं होने देंगे, क्योंकि सर्व समाज उनका साथ दे रहा है। लोग लोकतंत्र को मजबूत करना चाहते हैं और चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हराएं और यहाँ विपक्ष को मजबूत करें, कांग्रेस को जिताएं। उनका एक ही नारा है और एक ही बात महाराज जी की बात उनकी है, किसी सूरत काजी हराओ की बात वो करते घूम रहे हैं। आप उनकी बात को सुनिए और समझिए, सिर्फ एक ही भाषण है उन लोगों का, सिवाय आग उगलने के मेरे खिलाफ
और कोई दूसरा काम वो लोग नहीं कर रहे हैं। पॉजिटिव सोच नहीं है और जनता इन नेगेटिव सोच वालों को बुरी मात देगी। कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है। ऐसे में देवभूमि में लाखों की संख्या में लोग कांवड़ लेकर पहुंचेंगे, जिसके लिए तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। अलग अलग राज्यों से आने वाले कांवड़ियों को किसी तरह की असुविधा ना हो, इसके लिए बैठकों का दौर लगातार जारी है। कांवड़ यात्रा के दौरान हरिद्वार और आसपास के क्षेत्र में काफी भीड़ बढ़ जाती है। वहीं साल दर साल कांवड़ यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या में बढ़ोतरी होते देखा गया है। कांवड़ यात्रा के दौरान सबसे बड़ी चुनौती विधि व्यवस्था को पुख्ता रखना है। वहीं उत्तराखंड के कार्यकारी डीजीपी अभिनव कुमार ने कहा कि कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले सारी व्यवस्थाएं पूरी कर ली जाएंगी। कांवड़ यात्रा में सबसे ज्यादा परेशानी पार्किंग की होती है। पार्किंग के लिए भी समुचित व्यवस्था की जा रही है। देखिए, डाक कांवड़ का भी हम लोगों को निश्चित रूप से बहुत बड़ी चुनौती रहती है, क्योंकि डाक कांवड़ में एक तो जितनी संख्या में वाहन आते हैं और जिस तरह से जिस उत्साह में शिव भक्त होते हैं, तो उनको व्यवस्थित करना निश्चित रूप से एक चुनौती है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि हम लोगों इस वर्ष पार्किंग की सुविधा में थोड़ा सा और ध्यान दे रहे हैं। ड्रोन्स के माध्यम से ट्रैफिक मैनेजमेंट पे भी हम लोग ध्यान देंगे। तो इस प्रकार से कई सारी अलग अलग मतलब इनोवेशंस के साथ हम लोग का प्रयास रहेगा कि 2024 की कांवड़ व्यवस्था और बेहतर। देश में 3 नए कानून लागू होने के साथ अब EFIR का सिस्टम भी लागू हो जाएगा, जिससे आम लोगों को बार बार पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाने से छुटकारा मिलेगा। देश भर में 1 जुलाई से 3 नए कानून लागू हो गए हैं, जिसके बाद आम जनता को सहूलियत मिलेगी। EFIR का सिस्टम लागू हो गया है, जिससे लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। पुलिस महानिदेशक ने मामले को लेकर जानकारी दी है। उनका कहना है कि EFIR से लोगों को राहत मिलेगी। इसके साथ ही जो लोग थाने से दूर रहते हैं, उन्हें भी बार बार थाने के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। 1 जुलाई से देश भर में 3 नए कानून लागू हो गए हैं, जिसको लेकर पुलिस महानिदेशक का बयान सामने आया है। उनका कहना है कि EFIR जनता के लिए बड़ी सहूलियत साबित होगी। देखिए, इसमें सबसे बड़ा एक तो EFIR का सिस्टम अब लागू हो जाएगा। तो कई केसेस में जहां लोगों को असुविधा होती थी कि थाने चौकी के चक्कर काटने हैं, वो उनको उस भागदौड़ से, उस असुविधा से बचेंगे। इसके अलावा इन कानूनों में साइंटिफिक एविडेंस पे, फोरेंसिक एविडेंस पे बहुत जोर दिया गया है। तो अब थाने स्तर पर भी हम लोग फोरेंसिक एक्सपर्ट्स रखा करेंगे, जो कि जाके प्रॉपर साइंटिफिक एविडेंस इकट्ठा करके और तब कार्रवाई करेंगे। तो इससे मुझे जो मतलब हम लोगों का ऐसा मानना है कि जब एक सही तरीके से व्यवस्था चलने लगेगी, तो आप देखेंगे कि कन्विक्शन रेट में भी सुधार आएगा। जो केसेस का इन्वेस्टिगेशन है और जो उनका ट्रायल है। उत्तराखंड में आज यानी 2 जुलाई को भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र की लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक नैनीताल में बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं उत्तराखंड में देहरादून, पौड़ी, टिहरी और हरिद्वार जिले में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसी के साथ 2 जुलाई को नैनीताल जिले के स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है। मौसम विभाग ने प्रदेश में 2 से 4 जुलाई तक भारी वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है, जिसके तहत नैनीताल जिले में भारी बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। नैनीताल जिला प्रशासन ने 2 जुलाई मंगलवार को नैनीताल जिले में कक्षा 1 से 12 तक के बच्चों के लिए स्कूलों का अवकाश घोषित कर दिया है। खबर हल्द्वानी से है, जहां मौसम विभाग की ओर से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जिसको देखते हुए स्कूल के बच्चों की छुट्टी कर दी गई है। उत्तराखंड में भीषण गर्मी से अब लोगों को राहत मिलने के आसार हैं। मौसम विभाग की ओर से पूर्वानुमान जारी किया गया है, जहां 2 जुलाई को प्रदेश में भारी बारिश होने की संभावना जताई जा रही है, जिसको देखते हुए स्कूलों की ओर से स्कूल के बच्चों की छुट्टी कर दी गई है।
आप सभी को सूचित किया जाता है कि मौसम विभाग के द्वारा जनपद नैनीताल को 2 जुलाई से 4 जुलाई तक रेड अलर्ट घोषित किया गया है। भारी से भारी बारिश की संभावना व्यक्त की गई है, जिसके परिप्रेक्ष्य में जिलाधिकारी महोदय के द्वारा दिनांक 2 तारीख को स्कूल, आंगनवाड़ी स्कूल को बंद कर दिया गया है और समस्त विभागों को पीडब्ल्यूडी, पीएमजीएसवाई, सिंचाई, समस्त एसडीएम, तहसीलदार को सतर्क रहने के लिए निर्देशित किया गया है। पुलिस ने गैंगस्टर मुकेश यादव को गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही पुलिस ने उसके साथी को भी काबू कर लिया है। एसएसपी मंजूनाथ ने वारदात का खुलासा करने वाली टीम को 2500 रुपए इनाम देने की घोषणा की है। खबर सितारगंज से है, जहां पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने गैंगस्टर को गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही गैंगस्टर के साथी को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एसएसपी मंजूनाथ ने पूरे मामले को लेकर जानकारी दी है। इसके साथ ही टीम को 2500 रुपए का इनाम देने की घोषणा भी एसएसपी की ओर से की गई है। खबर सितारगंज से है, जहां पुलिस ने कुख्यात गैंगस्टर्स को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने गैंगस्टर के साथी को भी काबू करने में सफलता हासिल की है। तो वहीं टीम के प्रयास से खुश होकर एसएसपी ने टीम को 2500 रुपए इनाम देने की घोषणा भी की है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का निर्देश रहता है कि इस प्रदेश को अपराध मुक्त उत्तराखंड बनाना है। इसी क्रम में माननीय डीजीपी महोदय और माननीय डीआईजी महोदय का निर्देश रहता है कि हर केस को वर्कआउट करना है। साथियों, बड़े गर्व का विषय है कि 10 साल पुरानी एक मिस्ट्री तो एक मिस्ट्री को हमने सॉल्व किया। अब ब्लाइंड केस तो नहीं बोलूंगा क्योंकि 302 में हत्या दर्ज नहीं हुआ था। 10 साल पुरानी एक व्यवस्थित कोल्ड ब्लडेड मर्डर को हम आज उजागर करे हुए हैं। पुलिस ने 11 लाख की धोखाधड़ी करने वाले अंतर्राज्यीय गैंग के सदस्य को मथुरा से गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया है। गैंग के सदस्य कम ब्याज पर लोन दिलवाने और लोन की रकम दोगुनी करने का लालच देकर लाखों की साइबर ठगी को अंजाम देते थे। एसएसपी पौड़ी लोकेश्वर सिंह ने बताया कि बीती 10 अप्रैल को कुल्लू भवारी निवासी एक महिला ने पौड़ी कोतवाली में शिकायत दर्ज करवाई कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने फोन पर कम ब्याज दर पर लोन देने और लोन की धनराशि को दोगुना करने के नाम पर उनसे 11 लाख की धोखाधड़ी की है, जिस पर कोतवाली पौड़ी में संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। बताया कि पुलिस टीम का गठन करने पर जांच में सामने आया कि लोन दिलाने वाली ये गैंग बिहार और राजस्थान से संचालित हो रही है। पुलिस टीम द्वारा अलग अलग प्रदेशों में दबिश देकर मथुरा निवासी हरुण पुत्र सप्पत को मथुरा से गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया है। बताया कि अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास भी किए जा रहे हैं। कोतवाली पौड़ी में हमारे पास एक शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें एक महिला के द्वारा ये शिकायत की गई थी कि एक गैंग के द्वारा उनके साथ 11 लाख की साइबर धोखाधड़ी कर ली गई है। जांच करने के उपरांत हमने ये पाया कि ये गैंग मथुरा और मेवात से ऑपरेट करती है और ये लोगों को लोन दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी करते हैं। ये पहले लोगों को बहलाते हैं कि आपको हम लोन देंगे और सस्ती दरों पर लोन दिलवाने के नाम पर उनसे पैसे की मांग करते हैं। उधम सिंह नगर के जाफरपुर स्थित खेत में एक विशालकाय अजगर देखने से हड़कंप मच गया। अंदाजा लगाया जा रहा है कि खेत के साथ नदी से अजगर निकालकर खेत में आया होगा, जिसके बाद देखते ही देखते खेत में गांव वालों का जमावड़ा हो गया। वहीं इस अजगर को रेस्क्यू करने वाली टीम ने बताया कि ये एक मादा अजगर इंडियन रॉक पाइथन है और इसका वजन लगभग 15 से 20 किलो है और इसकी उम्र लगभग 2.5 साल है और इसके काटने से गहरा जख्म हो सकता है और इस अजगर को पकड़कर जंगल में छोड़ दिया जाएगा। सदस्य हूँ। जैसा कि हमें सूचना प्राप्त हुई कि यहाँ पर एक अजगर देखा गया और जिसके चलते हम इसे रेस्क्यू करने गए हैं, आए हैं जहांगीरपुर गांव में। तो इसका रेस्क्यू सक्सेसफुल तरीके से हो चुका है और जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये एक इंडियन रॉक पाइथन है। इसकी लंबाई लगभग 18 फीट तक बढ़ सकती है और वजन लगभग
1.5 क्विंटल तक भी मुंह में बढ़ सकता है। आप कह रहे थे कि दांत है, हाँ, करीब हो सकते हैं। जैसा कि इसके बारे में थोड़ा बेसिक जानकारी आपको दे दूं। ये सांप नॉन वेनेमस होते हैं, लेकिन इनके मुंह में लगभग 180 तक दांत हो सकते हैं। ठीक है, मैं जहांगीरपुर का वासी हूँ। ये हमारे खेत में दोपहर को मेरे बंदे कर्मचारी का फोन आया कि आपके खेत में जरा सांप अजगर दिखाई दिया है। उन्होंने मुझे फोन करा। मेरे साथ ये विक्रम प्रधान जी हैं, इनके सहयोग से इनको मैंने कहा और विक्रम जी ने वन विभाग से संपर्क करा। वहां से एक बंदा भेजा गया और उसने यहाँ के आके आपके सामने देखो कितना बड़ा मादा अजगर के रूप में देखी है और पकड़ ली है। और मैं सबका धन्यवाद करता हूँ, ये आपका भी और इनका भी, ये पकड़ने वाले विशेषकर उनका। है जहां वन विभाग की टीम ने एक अजगर को रेस्क्यू किया है। वन विभाग के सदस्यों की माने तो अजगर की उम्र लगभग 2.5 साल है, लेकिन अजगर के काटने से गहरा प्रभाव पड़ सकता है। अजगर देखने के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने वन विभाग को जानकारी दी। सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और अजगर का रेस्क्यू कर लिया। वन विभाग के रेस्क्यू सदस्यों की माने तो अजगर का वजन 15 से 20 किलो है और इसकी उम्र 2.5 साल बताई जा रही है। अजगर देखे जाने के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। लोगों में दहशत का माहौल देखने को मिला। हालांकि स्थानीय लोगों ने वन विभाग को सूचना दी, जिसके बाद रेस्क्यू टीम ने मौके पर पहुंचकर अजगर को रेस्क्यू कर लिया है। वन विभाग की टीम ने बताया कि अजगर को जंगलों में छोड़ दिया जाएगा। अल्मोड़ा सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय में बेहतर व्यवस्थित प्रारूप में नेक की विजिट को लेकर विश्वविद्यालय ने कवायद तेज कर दी है। कुलपति प्रोफेसर सतपाल सिंह बिष्ट ने कहा कि विश्वविद्यालय में इंफ्रास्ट्रक्चर, शैक्षिक गतिविधियों और शिक्षकों की कमी दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने बताया कि नेशनल एजुकेशन एंड असेसमेंट काउंसिल की विजिट को लेकर विश्वविद्यालय स्तर पर सभी तैयारियां की जा रही हैं। बाकायदा इसके नेक की विजिट को लेकर विश्वविद्यालय का डाटा तैयार कर रहा है। साथ ही विश्वविद्यालय के चारों परिसर की सेल्फ स्टडी रिपोर्ट तैयार की जा रही है और सेंटर फॉर एक्सीलेंस, सेंटर SSJ विश्वविद्यालय में खोलने को लेकर उच्च शिक्षा को प्रस्ताव बनाकर भेजा गया है। जो नई गतिविधियां हैं उसका इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करने के लिए यहाँ जो मूलभूत सुविधाएं हैं, पहले सबसे बड़ा काम है कि यहाँ मूलभूत सुविधाएं हों। तो अभी कुछ दिनों पहले जो है कंप्यूटर लैब्स का अपग्रेडेशन हुआ है और सारे पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट जितने हैं उन सब में इंटरेक्टिव बोर्ड लगा दिए गए हैं। और बहुत जल्दी आपने होस्टा कैंपस देखा भी, वो कैंपस में लेवलिंग कर दी गई, कौन डिपार्टमेंट किधर है, किस तरह से नेम प्लेट सब जगह लगा दिए गए हैं। और इसके अलावा जो यूजी क्लासेज में प्रोजेक्टर और स्क्रीन लगा दिए हैं। इसके अलावा रिसर्च की फैसिलिटीज को भी थोड़ा सा और अपग्रेड करने के लिए सेंट्रल इंस्ट्रूमेंटेशन फैसिलिटी जो इंस्ट्रूमेंट की हो उसकी तरफ हम थोड़ा काम कर रहे हैं। लेबोरेटरीज में कंपटीशन की किताबों का अपग्रेडेशन हुआ है और नंबर ऑफ बुक्स का भी अपग्रेडेशन हुआ है। दूसरा जो बड़ा काम हो वो हमारी, अब जब हमें क्योंकि 2 साल बाद नैक कराना पड़ेगा, नैक की तैयारियां हमारी शुरू हो गई हैं, जिसमें हमारे डायरेक्टर हैं प्रोफेसर ST जोशी। और बाकी जो हमारे चारों कैंपस में जो खाली पद थे, जो रिक्त पद थे, उनके सापेक्ष हमने संविदा शिक्षकों की जो प्रक्रिया है, नियुक्ति की प्रक्रिया, वो पूरी कर ली है। जल्दी ही सारे कैंपसेज में नए संविदा शिक्षक जाने वाले हैं। उत्तराखंड प्रदेश में लगातार देखा जाता है कि डॉक्टर पहाड़ चढ़ने से कतराते रहते हैं, लेकिन अब उसका समाधान कहीं न कहीं होने जा रहा है। बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने डॉक्टर डे के उपलक्ष्य में डॉक्टर को एक बड़ी सौगात दी है और उन्होंने कहा है कि अब उत्तराखंड के अंदर एक ऐसा एक्ट लाने जा रहे हैं जिससे डॉक्टर को कई सुविधा मिलेगी और उनके चॉइस के अनुसार उनका ट्रांसफर किया जाएगा।
इसके साथ ही उन्होंने कहा कि यदि पहले साल में डॉक्टर को उसके चॉइस का ट्रांसफर नहीं मिल पाया तो उसका पता होना चाहिए कि 3 साल बाद उसको कहां पर ट्रांसफर मिलेगा, जिससे डॉक्टर का मनोबल भी बढ़ेगा और वो आसानी से कार्य कर सकेंगे। इसके साथ ही उन्होंने डॉक्टर को आवास और उसमें सुविधा देने की भी बात कही है। देखिए, अमूमन ये ध्यान आता है कि जब भी हम डॉक्टरों के ट्रांसफर करते हैं तो उनको काफ़ी दिक्कतें होती हैं। तो अब हम एक नया एक्ट ला रहे हैं डॉक्टरों के लिए कि डॉक्टरों को उनकी चॉइस के अनुसार स्थान देंगे। बाय द वे, उनको पहले साल चॉइस नहीं मिला तो उनको ये पता रहना चाहिए कि मैं अगर धारचूला में नौकरी कर रहा हूं तो 3 साल बाद मैं हल्द्वानी आ जाऊं। तो जब ये स्वस्थता रहेगी तो डॉक्टर लोग पहाड़ में भी जाएंगे और अच्छा काम भी करेंगे, और डॉक्टर डे पे बड़ी सौगात हम उनको दे रहे हैं। राज्य के सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून के गुनियाल गांव स्थित सैन्य धाम स्थल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य के सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून के गुनियाल गांव स्थित सैन्य धाम स्थल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत मां के सम्मान में आंवला के पौधे का रोपण किया और एक पेड़ मां के नाम के अभियान के सैन्य धाम की शुरुआत की। अभियान के तहत सैन्य धाम स्थल में 200 से अधिक कई प्रजाति के पौधे का रोपण किया गया। इस अवसर पर मंत्री गणेश जोशी ने प्रकृति के संरक्षण और संवर्धन की दिशा में इस राष्ट्रव्यापी अभियान में अधिक से अधिक अपनी सहभागिता सुनिश्चित करने का प्रदेशवासियों से अपील की। और माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से एक पेड़ मां के नाम उसकी अभियान की शुरुआत आज हमने अपने सैन्य धाम से की। अपने कार्यकर्ताओं के साथ लगभग हम 100-200 पेड़ आज यहाँ पर लगा रहे हैं। और इसके बाद हरेले के अवसर पर कल मैंने अपने अधिकारियों की बैठक ली थी। हमने कहा कि जो 1300 से नीचे की हमारी आबादी है या 1300 से ऊपर कौन से फलदार वृक्ष हैं उनको लगाइएगा। उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन सलाहकार समिति के उपाध्यक्ष विनय रुहेला के सचिवालय में मॉनसून सीजन के दौरान विभाग की तैयारियों को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिलों को मॉनसून सीजन के दौरान संभावित आपदाओं को लेकर सभी व्यवस्थाओं का चौक चौबंद रखने के निर्देश दिए। उन्होंने जिले को डॉक्टरों, दवाइयों, फार्मासिस्टों, एम्बुलेंस की पर्याप्त व्यवस्था रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आपदा से बचाव के लिए जागरूकता जरूरी है, इसीलिए सभी जनपद आम प्रचार प्रसार जरूरी है, इसलिए सूचना प्रसारण तंत्र को मजबूत करें। अलर्ट मिलते ही तुरंत लोगों तक पहुंचना चाहिए ताकि लोग सतर्क हो जाएं। आज आपदा प्रबंधन की यहाँ पर डीएमसीसी हॉल के अंदर सचिवालय में बैठक हुई है, जिसके अंतर्गत सभी जिला मुख्यालयों में अपर जिलाधिकारी और जिलाधिकारी बंधु, डीडीएमओ और सभी वरिष्ठ अधिकारी जुड़े हुए थे। इसी प्रकार आपदा से जुड़े हुए सभी राज्य स्तरीय विभाग और जिला स्तर के विभाग, जैसे स्वास्थ्य है, सिंचाई है, सभी उनके मुख्यालयों से उनके अधिकारी भी इस बैठक में जुड़े हुए थे। शासन स्तर पर इसमें बैठक में गंभीरता को विचार करते हुए जो आपदाग्रस्त क्षेत्र है उनके अंदर नदी नालों की सफाई व्यवस्था और उनको नदियों को चैनल करने की व्यवस्था, पीड़ितों को सहायता तुरंत देने के लिए जो ट्रांसफार्मर, विद्युत पोल, इस प्रकार के जिनसे आपदा बढ़ती है, जो अपना बिजली पानी मोटर होती है, मोटर खराब होने से भी लोगों को पानी व्यवस्था मिलने में दिक्कत हो जाती है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।